आज की वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत संगम वंश को देखेंगे और इसके अंतर्गत प्रशासन, कला और साहित्य को देखने वाले हैं। इसके जो है वो बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए हैं। आप प्लीज़ उसको जो है वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। जीवक जो है चिंतामणि द्वारा आपका लिखा गया था, तो यहाँ जो है वो तिरुत्तक तेवर जो है के द्वारा लिखा गया था जीवक चिंतामणि को, तो यहाँ पे जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जीवक जो है वो चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना जैन भिक्षु जो है वो तिरुत्तक तेवर यानी जो है तिरुत्तक देवर ने की थी। दोनों प्रोनाउंस कर लीजिएगा। जीवक चिंतामणि एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में एक आदर्श नायक की जीवन गाथा का वर्णन मिलता है। यह जो है वो ग्रंथ तमिल साहित्य का गौरव है। यहाँ देख सकते हैं कि संगम ग्रंथ तोलिका पीएम जो है वो कार्य करता है, व्याकरण पे करता है, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं तोलका पीएम संगम कालीन लगभग जो है वो 300 ईस्वी पूर्व तमिल व्याकरण और तमिल जो है वो काव्य शास्त्र पर एक अद्वितीय कार्य है। यह 9 खंडों में विभक्त है। इसके लेखक जो है वो ऋषि अगस्त्य के शिष्य तोल्काप्पियर है और शिल्पाधिकारम जो है वो एलंगो अधिगल द्वारा और मणिमेकलाई जो है वो सीतेलैस सतनाग द्वारा जो है वो लिखे गए संगमकालीन 2 महाकाव्य है। इसमें जो है वो संगमकालीन समाज और राजनीति के विषय में महत्वपूर्ण विवरण प्राप्त होते हैं। अगला देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथा वर्णित जो है वो बट जो है किरुतल की प्रथा को आपका स्पष्ट करता है, तो ये स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना, तो स्पेशली जो है वो डी जो है वो राइट हो जाएगा। संगम तमिल का जो है वो कवियों का एक सम्मेलन था और संगम काल में 3 जो है वो संगम आयोजित किए गए थे और इनमें कई प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई। संगम काल में रचित कविताओं में आपका जो है वो बट्टे किरुतल शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका आशय है कि एक पराजित राजा द्वारा स्वयं को भूखा रखकर की मृत्यु को वरण करना अर्थात जो है वो आत्महत्या करना। राजा ऐसा इसलिए कर लेता था क्योंकि पराजित राजा को समाज में बहुत ही दृष्टि से देखा जाता था और वीर योद्धा का बहुत सम्मान था। यहाँ पे देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि 7वीं और 8वीं शताब्दी सी में स्पेशली जो है वो एक राजा द्वारा अपने शिष्यों के हित के लिए व्यवस्थित किए गए संगीत स्वरों के समूह वाले संगीत शिलालेख के स्थान का नाम बताइए। तो यहाँ जो है वो कुद्दू मियाँ मलाई हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के कुद्दू मियाँ मलाई नामक स्थान से 7वीं या 8वीं शताब्दी में एक राजा द्वारा अपने शिष्यों के हित के लिए व्यवस्थित किए गए संगीत स्वरों के समूह वाले एक संगीत शिलालेख प्राप्त हुआ है। यह संगीत शिलालेख संभवतः पल्लव कालीन है। इसमें महान संगीतकार रुद्राचार्य का उल्लेख मिलता है। अगला देख सकते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सही है। तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण कवि जेवो संगम कवियों को ज्ञात था, तो बी जेवो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि संगम साहित्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य है तथा यह जैव साहित्य हमारे समक्ष आर्य द्रविड़ संस्कृतियों के समन्वय का चित्र प्रस्तुत करता है। संगमकालीन तमिल समाज उत्तर जैवो भारतीय समाज की भांति वर्ग भेद पर आधारित थी यानी था। हालांकि चतुर्वर्ण जैवो व्यवस्था पर आधारित सामाजिक विभाजन स्पष्ट रूप से देखने को नहीं मिलता है, फिर भी संगमकालीन समाज अप्रत्यक्ष रूप से 4 वर्गों में विभाजित दिखाई देता है, जो अडनार यानी ब्राह्मण और अरसर यानी शासक वर्ग, वेनिगर यानी वणिक वर्ग और वेल्लार यानी किसान के रूप में मौजूद था। यहाँ देख सकते हैं सूची 1 को सूची दूसरे से मिलान करना है डियर। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो तिरुकुरल है तो दर्शन से संबंधित है। तोल्काप्पियम जो है वो स्पेशली व्याकरण से संबंधित है और यहाँ पे शिल्पाधिकारम प्रेम जो है वो कथा है और मणिमेकलाई जो है वो वनी कथा हो जाएगा। तो ये स्पेशली जो है वो 2, 4, 1, 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि तिरुक्कुरल जो है वो दर्शन से संबंधित है। तोल्काप्पियम व्याकरण यानी
प्राचीन ग्रंथ है और शिल्पाधिकारम प्रेम कथा है और मणिमेखलाई जो है वो मणि कथा हो जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। तोल्काप्पियम हो जाएंगे, तो डी जे वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। संगम ग्रंथ जो है तोल्काप्पियम स्पेशली किस विषय पर आधारित है, तो व्याकरण पे आधारित है, बी जे वो राइट हो जाएंगे। संगम तमिलों का प्राचीन जे वो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, तो तोल्काप्पियम हो जाएंगे, तो स्पेशली डी जे वो राइट हो जाएगा। तोल्काप्पियम द्वितीय संगम साहित्य का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं बल्कि आपका अद्यतन उपलब्ध प्राचीन तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके संकलनकर्ता तोल्काप्पियम थे। इसकी जो वो रचना सूत्र शैली में की गई थी। इस ग्रंथ में आर्यों द्वारा विवाह कर्म का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किए जाने का उल्लेख मिलता है और इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यानी अरम, पुरुल, इनबम और बिंदु का भी निरूपण मिलता है। यह जो है वो व्याकरण विषय पर आधारित है। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे जो है वो लघु वेद की संज्ञा दी गई है, तो कुरल को दी गई है, डी जे वो राइट हो जाएगा। तमिल भाषा में रचित कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसके रचयिता आपका संत तिरुवल्लुर थे और इस जो है वो ग्रंथ में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामसूत्र का जो है वो अद्भुत समन्वय है। अगला देख सकते हैं शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है, तो स्पेशली लांगो हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। शिल्पाधिकारम जो है वो संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका जो है वो लेखक महान चेर वंश के राजा आपका सेनगुटवन के भाई इलांगो आडिगल थे। यह जो है वो बहुत ही यथार्थवादी ग्रंथ है। इसमें आपका पुहार एवं कावेरी पत्तनम के एक धनाढ़ व्यापारी के पुत्र कोवलम और उसकी सुंदर लेकिन अभागी पत्नी कनगी से संबंधित बहुत दुखद एवं मार्मिक कथा का वर्णन है। यहाँ पे देख सकते हैं शिल्पाधिकारम ग्रंथ में पतिव्रता पत्नी की पूजा का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ मुख्यतः शक्ति उपासना से संबंधित है। इस ग्रंथ में कावेरी नदी की स्तुति की गई है और शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई प्रारंभिक तमिल साहित्य के महाकाव्य थे। अगला देख सकते हैं किस जो वो लेखक को शास्त्रीय तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना का श्रेय जे वो जाता है, तो लंगो आर्डिगल को जाता है, तो बी जे वो राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली अगला है कि पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल जो वो ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है, तो शिल्पाधिकारम को हुआ है, तो बी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे से संबंधित है, तो कथानक में जैन महत्व से, पिछली बी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है, तो कावेरी रिवर की गई है, ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रारंभिक तमिल जो है वो साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे, तो ये शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई हो जाएंगे, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद भी समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है, तो आपका तिरुमुराई हो जाएंगे, तो सी जे वो राइट हो जाएगा। तिरुमुराई को जो है वो शैव संतों के लेखन के संग्रह का 5वां वेद भी माना जाता है। इस वेद में भगवान शिव की स्तुति में तमिल में रचित श्रोतों का संग्रह है। इसकी रचना जो वो विभिन्न संत कवियों द्वारा 6वीं से 12वीं सदी में की गई थी। शिल्पाधिकारम के जो वो रचनाकार इलंगो आदिगल हैं तथा जो मणिमेखलाई के रचनाकार सितले सतनार है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है जिसके रचनाकार तोल्काप्पियर है। अगला देख सकते हैं यहाँ पे संगम जो है वो काल में तमिल भाषा में महाभारत किसने आपका महाभारत लिखने वाला कौन था, तो स्पेशली जो है ये आपका विल्लू उत्तर अलवार हो जाएंगे, तो सी जो वो राइट हो जाएगा। बी राइट नहीं है, सी राइट है डियर। देख सकते हैं सर्वप्रथम आपका जो है वो संगम काल में महाभारत का तमिल अनुवाद विल्लीपुत्र ने किया। आगे चलकर के पल्लव काल में नंदीवर्धन तृतीय के समय पेरू देवनार ने भारत वेनवा नाम से जो वो महाभारत का तमिल अनुवाद किया था। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है,
तो ये स्पेशली नन मया हो जाएंगे और थिकाना हो जाएंगे, तो 3 और 4 राइट हो जाएगा। कंबन और कुटन नहीं है, ठीक है। यहाँ देख सकती है कि सी जो बिल्कुल राइट है। महाभारत का तेलुगु अनुवाद कार्य 11वीं सदी में नन्नमया ने जो है वो प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में थिकाना तथा 14वीं शताब्दी में एररन द्वारा पूरा किया गया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अगला देख सकते हैं निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। शिल्पाधिकारम इलांगो आदिगल है, मणिमेखलाई जो है वो तिरुमा जीशी नहीं है, कुरल जो है वो आपका तिरुवल्लुर बिल्कुल राइट है, और आपका तिरुदल जो है वो तिरुमंगई अलवार हो जाएंगे, तो बाकी सभी सही है, लेकिन आपका बी जो है वो राइट नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे शिल्पाधिकारम जो है वो संगमकालीन महाकाव्य, इसकी जो रचना चेश शासक शेन गुटवन के अनुज इलांगो आदिगल ने की थी। मणिमेखलाई यह भी जो है वो संगमकालीन महाकाव्य, इसकी रचना मदुरा के एक अनाज व्यापारी सीतलय सतनार ने की थी। यह बौद्ध था। और कुरल के बारे में देखेंगे, इसके प्रणेता कवि तिरुवल्लुर है। इनकी जो इसमें उनकी तथा उनकी पत्नी की कहानियाँ मिलती हैं। इसे तमिल साहित्य का बाइबल तथा पंचम वेद भी माना जाता है। तिरुमदल जो है वो इसे ग्रंथ की रचना तिरुमंगे अलवार ने किया था। तिरुमंगे अलवार जो है वो तिरुमदल के रचनाकार हो जाएंगे। मणिमेखलाई के लेखक कौन है, तो सीतले जो है वो सतनार हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था, तो स्पेशली आपका एल्तुपुदन आपका देवनार हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। श्रीलंका का संगमकालीन कवि एल्तुपुदन देवनार था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि एल्तुपुदन देवनार ने श्रीलंका में तमिल भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। पत्री तुपपत्तु में जो है वो श्रीलंका के गजबाहु प्रथम की समसामयिकता चेर राजा शेन गुटवन के साथ की जाती थी। तो यहाँ पे प्रोनाउंस कर लीजिएगा, बच्चों की तरह प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है। साउथ इंडिया का जितने भी लिटरेचर है तो ये इसमें जो है वो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं तयु मवर यानी जो है वो तायु मानवर की जो है वो सितार कविता क्यों प्रसिद्ध थी, तो स्पेशली आपका ये प्रसिद्ध थी, ये आपका रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थी, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। तियो आपका मनवर की सितार जो है वो कविता जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप पर आधारित था। और तमिलनाडु के तय्यू मवर यानी जिनका टाइम पीरियड 1706 से 1744 का रहा है, तमिल आध्यात्मिक दार्शनिक थे। यह सितार कविता के सबश्रेष्ठ यानी प्रतिपादक में से एक थे, यहाँ पे देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे कथन कारण के है, तो पडिनेन आपका किलुक कनकु समूह की अहम एवं पुरम कविताएं संगम रचनाओं का अनुवर्तन है। पहला बिल्कुल राइट है। उन्हें प्रमुख संगम रचनाओं के विपरीत उत्तर संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है, तो दोनों कथन बिल्कुल राइट है डियर। तो यहाँ ई और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं तोलका पीएम जो है वो जिसका संबंध दूसरे संगम से है। एतु तोगे यानी अष्टपदावली जिसको कहते हैं, पतु पातु यानी 10 गीत, तथा पदिनेन जो है वो किलुक कनकु यानी अष्टादश लघु उपदेश गीत को मिलाकर के विशाल तमिल साहित्य मिल जाता है। 19वीं सदी के अंत तक इन कविताओं का महान जो है वो संग्रह तमिल वासियों के लिए विस्मित था, किंतु 12वीं सदी के दूसरे चरण से हस्तलिखित ग्रंथों में प्राप्त सामग्रियों को संपादित कर जो वो प्रकाशित किया गया। इसका अधिकांश भाग अभी भी अनुदित नहीं है। उन्होंने प्रारंभ से ही अपनी रचनाओं को वर्गीकृत करने की उत्सुकता प्रकट की तथा जो वो इसे ही महान समूह में बांटा। पहला है अंतरंग अहम और दूसरा है बाह्य यानी पुरम। अंतरंग में प्रणय संबंधी रचनाओं को तथा पुरम जो है वो बाह्य में जिसको कहते हैं पुरम को
इसमें जो है वो शासक की प्रशंसा में गीतों की रचना की गई है। इस प्रकार पादिनीन जो है वो स्पेशली किलुक कनकु समूह की अहम एवं पूर्व रचनाएं हैं, जिससे संगम रचनाओं के विपरीत उत्तरकालीन संगम रचनाओं में सम्मिलित किया गया है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत में संगम क्या था। तो तमिल कवियों का संघ या मंडल था। तो ये स्पेशली ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं प्राचीन भारत में जो है वो संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। इन गोष्ठियों यानी संगमों में कवियों द्वारा जो है तमिल भाषा में रचित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। इस समय के साहित्य के 3 महत्वपूर्ण राज्य जो चोल है, चेर पांड्य का उल्लेख मिलता है। संगम में तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन जो है वो संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। संगम काल की तिथि जो सामान्यतः 100 से 250 ईस्वी स्वीकार किया जाता है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे संगम अध्यक्ष जो है वो अगस्त ऋषि थे पहले के, और पांड्य जो है वो शासक संरक्षक थे। स्थल जो मदुरा हो जाएगा। दूसरा संगम जो है वो स्पेशली किया गया था। तोल्कापियर जो अध्यक्ष थे, और संस्थापक अध्यक्ष जो है वो अगस्त ऋषि थे। पांड्य शासक थे संरक्षक के रूप में, और कपाटपुरम जो है वो अलवय हो जाएगा। और तृतीय जो है जिसके नकीकर हो जाएंगे और पांड्य शासक ही थे, उत्तरी मदुरा हो जाएगा। देख सकते हैं संगम की साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो ये स्पेशली जो है वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देख सकते हैं, यहाँ पे संगम तिथि क्या निर्धारित करती है। तो ये स्पेशली उपरोक्त में से कोई नहीं तिथि क्या निर्धारित है। तो यहाँ पे जो वो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। तिथि जो वो संगम हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे उत्तरी मदुरा में हुआ था। सी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, तमिलकम जो वो प्राचीन तमिल देशों का नाम था जिसमें सम्मिलित था। तो स्पेशली जो है वो आपका बी राइट हो जाएगा, यानी वर्तमान तिरुपति पहाड़ियाँ एवं प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिणी छोर के मध्य का जो है वो भूभाग हो जाएगा। तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं तमिलकम प्राचीन तमिल देश का नाम था, जिसके जो है वो अंतर्गत वर्तमान तिरुपति पहाड़ियाँ तथा प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिणी छोर के मध्य का भूभाग शामिल है। संगम काल में इस जो है वो क्षेत्र पर चोल चेर पांड्य का शासन था। संगम कालीन प्रशासन वंशानुगत राजतंत्रात्मक था। राजा को कोनको मनन और वेदन कार्यवन और रेवन की उपाधियाँ दी गई थी। ये उपाधियाँ राजा एवं देवता दोनों के लिए थी। अगला देख सकते हैं, स्पेशली जो वो संगमकालीन साहित्य में कोनको और मनन किसके लिए उपयुक्त किया गया था। तो स्पेशली जो है वो अप्लाइड था, तो राजा के लिए अप्लाइड था। तो डी जो वो राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ पे कि यूनानी रोमन व्यापारियों को यमन के रूप में कहाँ जो वो लिखित किया गया था। तो स्पेशली संगम साहित्य में डी जो वो राइट हो जाएगा। यूनानी आपका जो रोमन व्यापारियों का यवन के रूप में संगम साहित्य में उल्लेख है। संगम साहित्य में यवन द्वारा जहाज में सोना लेकर के भारत आने तथा यहाँ से गोल मिर्च जो है वो लेकर के जाने का वर्णन है। रोमवासियों ने इसके बदले में दक्षिण भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। इन राज्यों के प्रारंभिक इतिहास एवं संस्कृति से संबंध अधिक जानकारी नहीं है, किंतु ईस्वी जो वो सन की पहली शताब्दी के आसपास से तमिल साहित्य के माध्यम से इनके इतिहास और संस्कृति पर प्रचुर प्रकाश पड़ने लगता है। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जैव संगम जो पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। नीचे दिए गए आपका सही उत्तर है। तो वो पतन जो वो पश्चिमी तट पे है, तो तोंडी है, और मुशीरी है। तो आपका 3 और 4 राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सी जो वो बिल्कुल राइट हो जाएगा डियर। तो यहाँ पे अगला हम देख सकते हैं डिटेल से, संगम काल में पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह नौरा यानी केन्नौर और तोंडी, मुशीकीर और नेल्सीडा आदि थे। नीर जो वो प्यारू एक अन्य जो समुद्री बंदरगाह थे, जहाँ से पश्चिम में घोड़े और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं लाई जाती थी। संगम काल में पूर्वी जो वो तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या कहीं अधिक थी
तथा रोमन साम्राज्य के व्यापारियों से इनका संबंध अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ था। अरिकामेडु बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में पोडुके के नाम से पुकारा गया है। प्राचीन पतन पुहाड़ जो है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित था और हिप्पोलस ने जो है वो मानसून की खोज की थी। यहाँ देख सकते हैं कि अरिकामेडु पांडिचेरी में स्थित है और पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक ने इसकी पहचान पोडुका नाम से किया है। नीलकंठ शास्त्री ने अरिकामेडु को रोमन बस्ती कहा है। पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह कोरकई, पुहार, कावेरीपट्टनम, उरैयूर और पोडुका जो वो अरिकामेडु चोल राज्य थे। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का लेखक पेडुक यानी पेडुकू के रूप में आपका जाना जाता है। तो अरिकामेडु को जानते हैं तो अरकामेडु बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी, तो हिप्पोलस हो जाएंगे, तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पतन पुहार स्थित था, तो कावेरी पे था, तो ये जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, कुरुंची स्पेशली जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है, 4 है। पलाई जो है वो आपका शुष्क क्षेत्र है और नैनीताल जो है वो आपका समुद्र तट था और मुलई जो है वो चारागाह क्षेत्र हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1 राइट हो जाएगा। तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, कुरिंची स्पेशली पर्वतीय क्षेत्र है, पलाई जो शुष्क क्षेत्र है, नैनीताल जो वो समुद्र तट हो जाएंगे और मुलई जो वो चारागाह क्षेत्र है। मोरदम जो है वो कृषि भूमि या उपजाऊ भूमि हो जाएंगे। उपरोक्त जो है वो शब्द संगम साहित्य को तमिल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को प्रदर्शित करते हैं। अगला देख सकते हैं, तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे थे, तो वेल्लालर हो जाएंगे, तो डी जे वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं, संगम साहित्य जो है तमिल भाषा में रचा गया था। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार बड़े भूस्वामी को वेल्लालर और साधारण खेतिहर को उजहावर और भूमिहीन मजदूरों को, जिसमें जो दास भी शामिल है, अड़िमाई कहते थे। यहाँ देख सकते हैं, अगला संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे, तो ये स्पेशली जो है स्कंद जी से मतलब जो है वो मिलते थे, तो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, संगम युगीन सबसे प्राचीन देवता मुरुगन थे। आगे चल कर के इन्हें सुब्रमण्यम नाम दिया गया तथा जो स्कंद कार्तिकेय से इनकी अभिन्नता स्वीकार की गई। तमिल भाषा में मुरुग का अर्थ आपका कुमार होता है। मूलतः मुरुगन एक पर्वत देवता था जिसकी जो उपासना आपका मछलियन नृत्यों में की जाती थी, जिनमें वह एक खड़गहस्त औषधि विक्रेता के रूप में प्रकट किया जाता था। नृत्यकार उसे देवता मानते थे और मुरुगन की पत्नी में कुरुवश नामक पर्वतीय जाति की स्त्रियां भी एक थी। अगले टॉपिक में हम दक्षिण भारत का इतिहास को देख लेते हैं डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में पहले ही बताया जा रहा है, चालुक्य वंश को देखेंगे, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य को देख लेते हैं इसके अंतर्गत। यहाँ देख सकते हैं, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी वेंगी को निम्नलिखित में से किस एक स्थान से पहचाना जाता है, तो पेड्डा वेगी हो जाएगा, तो स्पेशली ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, पूर्वी के चालुक्य जिसे वेंगी के चालुक्य भी कहा जाता है की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। इस वंश की राजधानी वेंगी थी। प्राचीन वेंगी की पहचान वर्तमान के पेड्डा वेगी यानी जो पेड वेगी से की जाती है। अगला देख सकते हैं कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, तो वातापी हो जाएंगी, तो ए जो है वो राइट हो जाएगा। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जो वो जमाया। वाकाटकों के बाद आपका चालुक्य सत्ता में है और चालुक्य ने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्य की राजधानी वातापी थी जो कर्नाटक के जो बीजापुर जिले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में बादामी के नाम से जाना जाता है। बादामी यानी बतापी के चालुक्य की पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है।
महाकूट अभिलेख में जो वो जयसिंह लगभग जो 500 से 520 ईस्वी तथा रणराग यानी 520 से 535 ईस्वी शासकों का नाम प्राप्त होता है, जो संभवतः कदम्ब राजाओं के अधीन शासन करते थे। चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक आपका पुलकेशिन प्रथम था, यानी 535 से 566 इनका टाइम पीरियड था। उसने वातापी में जो वो दुर्ग का निर्माण कर उसे जो अपनी राजधानी बनाया तथा कदम्बों को पराजित कर अश्वमेध जो वो यज्ञ संपन्न करके अपने प्रभुत्व को घोषित किया और प्रभुसत्ता को घोषित किया। उसने सताश्रय और रणविक्रम जैसी उपाधियां धारण की। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है, जबकि विक्रम संवत का समय 58 ईस्वी पूर्व से है। अतः यदि बादामी शिलालेख को विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो आपका जो है 465 प्लस 78 प्लस 58 यानी 601 होगा, यानी विक्रम संवत में, यानी 601 विक्रम संवत अंकित करना होगा। पुलकेशिन प्रथम बादामी जो है वो शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा तो 601 हो जाएगा, तो ए जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं चालुक्य वंश का महान जो सबसे महान शासक कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय थे। सी जो वो राइट हो जाएगा। चालुक्य वंश का सबसे महान जो वो शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी का टाइम पीरियड है, जो पुलकेशिन प्रथम का पौत्र था। इसके काल का जो है वो ऐहोल अभिलेख मिला है, जिस पर शक संवत का वर्ष 556 यानी 634 ईस्वी दिया है, और पुलकेशिन द्वितीय का सबसे जो वो महत्वपूर्ण अभिलेख जो है ऐहोल अभिलेख है, जिसकी रचना रविकीर्ति ने की थी। यह वस्तुतः आपका पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति है, जिसमें उसे सत्राश्रय से संबंधित किया गया है। इस अभिलेख में कवि कालिदास और भारवी के नाम का उल्लेख हुआ है। ऐहोल अभिलेख में उसके राज विस्तार का उल्लेख मिलता है। इसी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन है। संभवतः स्पष्टतः चालुक्य राजा केवल दक्षिण भारत तक ही फैला हुआ था, जिसका विस्तार उत्तर भारत में नहीं हुआ था। इसका विस्तार चीनी यात्री मतावलिन ने चालुक्यों के शासनकाल में भारत चीन संबंध का विवरण दिया है। यहाँ देख सकते हैं कि इस राजवंश ने उत्तर भारत का शासन नहीं किया था, तो ये चालुक्य नहीं किए थे, ए राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया। इसका जो वो तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी हो जाएगा, तो डी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि कवि जो वो कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें आपका किया हुआ है, तो किसमें हुआ है, तो ऐहोल के जो वो उत्कीर्ण लेख में हुआ, तो स्पेशली बी जो वो राइट हो जाएंगे। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया, तो मतवालीन हो जाएंगे, तो स्पेशली जो वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्न में से किस राजवंश का दावा था कि उनके पूर्वज अयोध्या में राज करते थे, तो ये स्पेशली कल्याणी के उत्तर चालुक्य का दावा था, तो बी जो वो राइट हो जाएंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश का जो वो उदय राष्ट्रकूटों के पतन के बाद हुआ था। इस वंश की उत्पत्ति के विषय में उसके लेखों से कोई सूचना नहीं मिलती। परवर्ती लेखकों ने इसका संबंध बादामी के चालुक्य वंश के साथ स्थापित करते हुए इसे जो वो विक्रमादित्य द्वितीय के छोटे भाई, जिसका नाम अज्ञात है किंतु जिसकी उपाधि भीम पराक्रम की थी, का वंशज बताया गया है। कल्याणी के उत्तर चालुक्य वंश के शासकों का दावा है कि उसके जो वो पूर्वज अयोध्या में राज करते थे। अगला देख सकते हैं प्राचीन भारत में इनमें से किस जो वो शासक ने आपका मत विलास विचित्र जो वो चित और गुणभद्र उपाधि धारण की थी, तो महेंद्र वर्मन प्रथम हो जाएंगे, तो ए जो वो राइट हो जाएगा। महेंद्र वर्मन यानी जिनका टाइम पीरियड देख सकते हैं पहले के बारे में, तो 600 से 630 ईस्वी है, तो दक्षिण भारत के पल्लव वंश के एक महान शासक थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी के आरंभिक काल में शासन किया। उन्हें जो वो उनकी विद्वता, कला, प्रेम और संस्कृति के योगदानों के लिए जाना जाता है।
उन्हें कुछ विशिष्ट उपाधियां भी धारण की थी, जिनमें 3 प्रमुख है। मद विलास इस जैव उपाधि का अर्थ है मद यानी मस्त विलास या मद में आनंदित रहने वाला। विचित्र चित्त यानी जिसका अर्थ है अद्भुत या विचित्र रुचियों वाला। गुणभद्र यानी यह उपाधि गुणों से अपूर्ण और विद्वान व्यक्तियों के लिए उपयोग होता है। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली बात करें, अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्यों के द्वारा किया जाता था। बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि वातापी के जैवो चालुक्य वंश के शासनकाल में प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया जाता था। सोमेश्वर प्रथम की पत्नी चंद्रिका देवी वनवासी की गवर्नर रही। इसी प्रकार विक्रमादित्य शास्त्री की भी कई जैवो रानियों ने प्रशासन में भाग लिया। यहाँ देख सकते हैं कुरुषपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो सोमेश्वर प्रथम के बारे में। सी जैवो राइट हो जाएगा। कुरुषपाल शिलालेख में सोमेश्वर प्रथम की जानकारी मिलती है। सोमेश्वर प्रथम ने उदरे, वेंगी, लिम्ना, रतनपुर और भद्रापतन विजय अभियान किया, जिसमें वह सफल भी रहा। उनका जैवो युद्ध कलचुरी शासक जल देव प्रथम से हुआ, जिसमें सोमेश्वर को पराजय का सामना करना पड़ा था। इन सभी की जानकारी कुरुषपाल शिलालेख से होती है। यहाँ देख सकते हैं राष्ट्रकूट वंश को देखेंगे तो राष्ट्रकूट वंश में निम्नलिखित में से किसने सम्राट जैवो राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? तो दंती दुर्ग हो जाएंगे। तो बी जैवो राइट हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास मुख्य रूप से किसके शासकों द्वारा खुदवाए गए बहुसंख्यक अभिलेखों से प्राप्त होता है? राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव लगभग 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने रखी थी। इसके जो बारे में दशावतार और समनगढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। यह जैवो चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकंड का सामंत था। उसने जैव उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्यगर्भ दान यज्ञ किया। संभवतः राष्ट्रकूट जैवो महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। बाद में राष्ट्रकूटों ने कन्नड़ अथवा कर्नाटक राज्य में धीरे धीरे अपने राजनीतिक गतिविधियां विकसित कर लिया था। ये चंद्रवंशीय क्षत्रिय माने जाते हैं और वे प्रमुख रूप से शैव और वैष्णव धर्म अनुयायी थे। उनका राजकीय चिन्ह गरुड़ यानी गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था तथा मानेकेट उनकी राजधानी थी। यहाँ देख सकते सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था? तो राष्ट्रकूट हो जाएंगे। तो ई जैवो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनियों में पैदा हुआ था? तो अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट हो जाएंगे। तो ए जो है राइट हो जाएगा। अमोघ वर्ष जो है 810 से जैवो 814 से 880 है। अपने पिता के अभियानों में श्री भवन यानी गुजरात के भरूच जिले नामक स्थान पर सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। उनके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय थे, जो उत्तर भारत के अभियानों से लौट रहे थे। अमोघ वर्ष तथा जो इंद्र चतुर्थ जैन धर्म के अनुयायी थे तथा इंद्र चतुर्थ ने संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना को ग्रहण किया? इंद्र चतुर्थ हो जाएंगे। तो डी जैवो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि अरब लेखकों के अनुसार किस राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे में नहीं ढकती थी? तो राष्ट्रकूट हो जाएंगे। तो सी जैवो राइट हो जाएगा। अरब लेखकों के अनुसार जो राष्ट्रकूट राजवंश की स्त्रियां अपने चेहरे पर्दे में नहीं ढकती थी। स्पष्ट है कि राष्ट्रकूट कालीन समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। यहाँ पे पल्लव वंश को देखेंगे तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो राजसिंह शैली में बना है। तो ए जैवो राइट हो जाएगा। कांची स्थित जैवो कैलाशनाथ मंदिर राजसिंह शैली यानी राजसिम्हा शैली के चरम उत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसका जैव निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी राजसिंह के समय से ही प्रारंभ हुआ तथा उसके उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय में इसकी रचना पूर्ण हुई। द्रविड़ शैली की सभी विशेषताएं जैसे आपका परिवेष्टित प्रांगण,
गोपुरम और स्तंभ युक्त मंडप, विमान आदि इस जो मंदिर में एक साथ प्राप्त होते हैं। अगला देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित किस राजवंश ने अपने दस्तावेज पहले प्राकृत में और बाद में संस्कृत में जारी किए। तो ये स्पेशली जो है वो सी राइट हो जाएगा। तो तोई मंडलम के पल्लव हो जाएंगे, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पल्लव वंश की स्थापना श्री विष्णु ने की थी, जो दक्षिण भारत के तोंडई मंडलम क्षेत्र में स्थित था। इस वंश के शासकों ने अपने दस्तावेज अपने पहले प्राकृत भाषा में और बाद में संस्कृत में जारी किया था। पल्लव राजवंश अपने वास्तुकला के लिए जो प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध है, जो मामल्लपुरम में स्थित है। इनके स्थापत्य जो वो रथ मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। अगला देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कांची दक्षिण भारत का प्रसिद्ध नगर, शिक्षा का केंद्र और पल्लवों की राजधानी थी। पहला कथन राइट है। दूसरा है कांची के प्रसिद्ध विद्वान मयूर वर्मा वात्स्यायन दिंगनाग एवं वेंशांग थे। तो आपका जो है सेकंड राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो है वो सत्य है, दूसरा असत्य है, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। कांची दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध नगर, शिक्षा का केंद्र और पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव शासकों के दरबार में भारबी एवं दांडी रहते थे तथा कदम्ब जो नरेश मयूर वर्मा अध्यापन के लिए कांची आया था और दिगनाग संभवतः श्रीलंका का था। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे स्पेशली जो है वो मत विलास प्रश्न का लेखक कौन था। तो महेंद्र प्रथम वर्मन प्रथम हो जाएंगे, सी राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं मत विलास प्रश्न के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम थे, जिनका टाइम पीरियड 600 से 630 है। इनकी अन्य रचना जो है वो भगवद जुक्कम है और भगवद जजुक्कम स्पेशली प्रोनाउंस कर लीजिएगा। राशि जो है वो नरसिंह वर्मन सेकेंड, जिनका टाइम पीरियड 700 से 728 की उपाधि थी। इसकी अन्य जो उपाधि है शंकर भक्त, आगम प्रिय आदि थी। इसकी जो राजभाषा में संस्कृत के प्रमुख लेखक दंडिन अलंकित करते थे। इनकी प्रमुख जो है वो रचना दश कुमार चरित था और मामल्लपुर नगर की स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम यानी 630 से 668 ईस्वी में किया गया था। अगला देख सकते हैं, ये स्पेशली निम्नलिखित में से किसने जो है वो मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जो है किस पल्लव राजा की उपाधि राशि थी। तो स्पेशली आपका नरसिंह वर्मन जो है वो सेकेंड हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ अगला देख सकते हैं कि प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो पल्लव की जो वो सभा को करते, तो बी राइट हो जाएगा। चोला डायनेस्टी को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।